नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। पश्चिम नागपुर से अपक्ष उम्मीदवार प्रमोद बावने से हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ ने की उनके चुनावी मुद्दों पर बात। साथ ही हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ से बात करते हुए प्रमोद बावने ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव 2024 में कई अपक्ष उम्मीदवार हैं तो कई पार्टी के उम्मीदवार हैं। इसी तरह से हमारे साथ आज बात करने के लिए विधानसभा चुनाव पर मौजूद है अपक्ष उम्मीदवार प्रमोद बावने जी। उनसे हम जानते हैं उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं, किस प्रकार से वह पश्चिम नागपुर से जो चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या कुछ वह जनता के लिए करना चाहेंगे पश्चिम नागपुर की। सर, आपका हमारे दोनों ही चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपके पास क्या कुछ मुद्दे हैं और आप अपक्ष खड़े हैं और पार्टी के जो वहाँ पे जो पश्चिम नागपुर के जो उम्मीदवार हैं उनको आप टक्कर देंगे, तो क्या कुछ कहेंगे आप? नमस्कार, मैं प्रमोद रघुनाथ बावने पश्चिम नागपुर से मैं निर्दलीय के रूप में एक उम्मीदवार खड़ा हूँ। वैसे इस क्षेत्र में तो मैं बहुत साल से इस क्षेत्र में मेरा व्यवहार रहा है, मेरा रहन सहन, यानी मेरा 20 साल इस क्षेत्र में इसी क्षेत्र पश्चिम क्षेत्र में ही मैंने गुजारे हैं, तो लोग मुझे अच्छे से पहचानते हैं। तो उस वजह से मैं बोला एक सेवा के रूप में मैं निर्दलीय के रूप में मैं अभी चुनाव 2024 में विधानसभा के लिए मैं पश्चिम क्षेत्र से निर्दलीय। विधानसभा चुनाव में आपके क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? विधानसभा चुनाव में वैसे मेन मुद्दा तो अभी सभी को मालूम है, इसमें बेरोजगार का मुद्दा, यानी ये घर घर का मुद्दा है। अभी इतने साल से कम 20 साल से हो गए, अब मेट्रो आ रही। हम जी भी यंग थे तो हमने मेट्रो के लिए फॉर्म भरे थे। अभी देखो, अभी इस उम्र में मेट्रो यहाँ आ गई है, यानी कितना फैसला पड़ता है। देखिए, उम्र पूरी गुजर जाती है पर बेरोजगारी भी आदमी की वैसे रह जाती है। तो ये एक मुद्दा मेरा बेरोजगारी का मुद्दा है, यानी बेरोजगारी बहुत तरह से बढ़ गई है। तो इसके लिए सरकार ध्यान नहीं दे रही। सरकार आपस में ही झगड़ती रहती है, आपस में ही मुद्दे उठा के, अपने पर्सनल मुद्दे उठा के, वो अपन देखते हैं संसद का कैसा हालचाल रहता। तो इसीलिए क्या है, बेकारी सबसे पहले महत्व मेरा मुद्दा, यानी कैसे भी हो, यानी हम यहाँ की जनता को यानी बेकारी से थोड़ी बहुत सुविधा मैं प्रदान कर सकूँ, मैं सेवा दे सकूँ। तो इसलिए बेरोजगारी पहला मुद्दा है मेरा है। जैसे टेंडर निकालना, जैसे आप टेंडर निकलते हैं, कुछ रोड के बोलो, कुछ कोई भी उद्यान के बोलो, कोई भी जो टेंडर निकलते हैं तो वो टेंडर पूरे पुणे मुंबई से आते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये टेंडर यहीं से निकले और यहीं के लोगों को मिले। वो उधर से आ जाते हैं, पुणे दिल्ली से टेंडर आ जाते हैं और वो वहाँ पे उधर से वर्कर लाकर इधर काम कर लेता है, और फिर वो बिल भी जो बनता है उसका टैक्स वो भी उधर ही जाता है। तो उस हिसाब से यानी टेंडर इधर ही मिले लोगों को, और इधर के कंस्ट्रक्शन जो है ठेकेदार लोग हैं उनको मिले, उनसे रोज़गार भी मिल जाएगा लोगों को, और इधर का धन इधर ही खर्चा हो जाएगा बस। और बहुत ढेर और 2-3 मुद्दे हैं मेरे पास। जैसे अपना ये जो पश्चिम एरिया है, तो ये पश्चिम एरिया एक प्रगत एरिया है। यहाँ पे सिविल लाइन है और गोरेवाड़ा तालाब है, वहाँ पे जू भी बना है और बहुत से काम है। पर ये वाले काम यानी सही ढंग से हो, इसका निवारण सही ढंग से हो, इसका निर्णय आम जनता के हित में लिया जाए। जो भी बन रहे रोड बन रहे, जो भी कुछ भी बन रहे, यानी कुछ अभी इधर में एक व्यू पॉइंट करके हो रहा है तैयार गोरेवाड़ा के पास। अब उसका भी देखा मैंने, तो बाहर से मशीनरी आ रही और दूसरे लोगों को मिला है, तो मुझे बुरा दुख हुआ। तो एक दूसरा मुद्दा वो है मेरा कि टेंडर यही निकले और यही लोगों को मिले। जैसे करना का टेंडर है जो साफ़ सफाई का चलता है अभियान, तो ये भी बाहर का है। पर मैं बोलता हूँ हमारे नागपुर के लोग पढ़े लिखे सब कर सकते हैं, उनके हित में आए। और एक मुद्दा है मेरा मछल भूमि जो भी है यहाँ पे क्षेत्र में, उसका रखरखाव अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए उसका रखरखाव भी मैं, अगर बन गया विधायक, तो मैं उसका रखरखाव के बारे में थोड़ी तैयारी करूँगा, उसके लिए नियुक्त करूँगा अधिकारियों की, और अच्छे से उसका देखभाल रखने का मैं उसमें ख्याल रखूँगा थोड़ा सा। और इसमें मुद्दे की बात तो जैसे इधर में बहुत से लोगों ने यानी बिल्डरों ने अभी इधर में जो भूमि पड़ी है पश्चिम भाग में, जो सिवनी हिल बोलो, इधर बोलो,
गोरेवाड़ा बोलो, जो भूमि पड़ी है तो उन्होंने लोगों ने कब्जा बनाया, बिल्डरों ने कब्जा बनाया, गरीबों ने नहीं बनाया, बिल्डरों ने कब्जा बनाया। तो मैं वो भूमि को यानी मुक्त करने का प्रयास करूँगा। और लाडली बहन योजना का जो भी है, लाडली बहन योजना एक बहुत बड़ी अच्छी सोच है, अच्छी योजना है। तो मैं वो योजना के जो अनुदान है वो बढ़ाऊँगा। और चाहे तो वो मैं अभी जो मिल रहा है तो उससे मैं डबल करने का प्रयास करूँगा। बहनें हैं हमारे, तो उनको कहीं ना कहीं डाउट है कि कहीं ना कहीं ये योजना बंद हो जाएगी, तो नहीं 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 नहीं, कोई भी योजना जो सरकारी होती है वो योजना कभी बंद नहीं होती है। आपको मालूम है, उसका रूप बदल जाता है, वो योजना यानी उसका नाम बदल जाता है, रूप बदल जाता है, पर योजना बंद नहीं होती है। जो सरकारी योजना है वो चलती रहती है, योजना कोई बंद होने का आप मत सोचिए कि भाई सरकार बदल जाएंगे योजना बंद हो जाएंगी। नहीं नहीं, हम वैसा होने नहीं देंगे। हम विरोधी भी रहेंगे फिर भी हम योजना बंद नहीं होने देंगे। पर हम उसके बारे में, लाडली बहन योजना के बारे में भी थोड़ा बहुत उसको दाम दुपट, क्योंकि 1500 में कुछ नहीं मिलता, 1500 में आदमी को कुछ नहीं मिलता। आप जाएंगे तो 500-500 रुपये के नोट फट से चल जाते हैं। तो इसलिए क्या है, वो योजना कम से कम ये 1500 रुपये, यानी ये आदमी को शर्म आनी चाहिए। 1500 रुपये मिल रहे हैं, अरे ये कोई ज़्यादा नहीं मिल रहे। तो इसलिए मैं वो योजना के मैं दुपट दाम करने की मैं कोशिश करूँगा। सर, जैसे कि हम देखते हैं कि कई जगह पश्चिम नागपुर में भी ग्राउंड्स है, उसके अंदर ग्रीन जिम बनाए गए हैं, उद्यान है, लेकिन उसका अभी तक इतने कंप्लेंट जाने के बाद भी उसका रखरखाव नहीं हुआ। तो क्या आपकी सत्ता आने के बाद में आप ये सब काम पहले करेंगे? हाँ, एक बात स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ भी। हाँ, एक बात तो है, सरकार ने जो भी खाली पड़ी ज़मीन पर स्वास्थ्य के लिए जिम लगाए हैं और बालोद्यान के लिए बच्चों को खेलने के लिए बनाए हैं। पर क्या उसका रखरखाव कुछ भी नहीं है, नामो निशान। उसका पेन निकल गया, उस पर कोई जा नहीं सकता, बच्चे चढ़ नहीं सकते, झूले पे बच्चे चढ़ नहीं सकते। यानी बहुत से ये यानी जैसे का जैसे वैसा पड़ा है, कोई देख रेख नहीं करता। तो जो समिति है, जो जिसने लगाया बनाया, तो वो समिति को फटकार देनी चाहिए। वो समिति को यानी उन अधिकारियों को अच्छे से रख रखाव के लिए उसको बोलना चाहिए, टेंडर निकालना चाहिए। तो उसका डेंटिंग पेंटिंग का भी मैं उतना ख्याल रखूँगा, क्योंकि अच्छी स्कीम है पर उसका रख रखाव अच्छा नहीं है। लोग जा नहीं सकते, वहाँ पे जाते हैं तो लोग दूर से ही वो उसका रंग वंग देख के, वहाँ पे घास पड़ी हुई देख के लोग हट जाते हैं। पर मैं उसका भी रख रखाव का मैं जिम्मा लेता हूँ। मैं अगर बन गया तो विधायक आपकी कृपा से, तो मैं उसका भी मैं अच्छे से देख रेख करूँगा, करने के लिए सिफारिश करूँगा मैं। तो अभी जैसे कि अपक्ष उम्मीदवार है, तो आप पश्चिम नागपुर की जनता से क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं एक अपक्ष के रूप में जनता की सेवा करने के लिए मैं कुछ यानी समाज का योगदान रहता कुछ, तो वो मेरे हाथ से भी हो, यानी इसलिए मैं अपक्ष के रूप में इधर पश्चिम नागपुर से खड़ा हूँ। तो मैं जनता से यही आह्वान करूँगा कि आप मतदान अवश्य करिए। मतदान 20 तारीख का है, तो 20 तारीख को आप मतदान अवश्य करिए। आप अपने पसंदीदा उम्मीदवार से मतदान करिए, पर आपको जिसने ठगाया उनसे मतदान मत करिए। और वैसे इधर में जो भी है उम्मीदवार, जो कांग्रेस को बोलो, बीजेपी को लो, ये सब ये इस एरिया की नहीं है, पश्चिम क्षेत्र की नहीं है। वो उनके रहवासी देखो, उनके वो दूसरे क्षेत्र के, वो पूर्व क्षेत्र के है, तो कोई दक्षिण क्षेत्र का है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इसी क्षेत्र का हूँ, पश्चिम क्षेत्र का। तो इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझ पर भरोसा करें और मुझे चुन कर दे। आपका चुनाव चिन्ह बता दीजिए। मेरा चुनाव चिन्ह, मैंने सूझबूझ के चुनाव चिन्ह लिया है, और वो चुनाव चिन्ह है हेलमेट। आप देखिए, आप सर सलामत तो पगड़े हजार, इस हिसाब से हेलमेट की एक कहावत होती है। तो इसलिए मेरा चुनाव चिन्ह है हेलमेट। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपनी सर की सुरक्षा हेलमेट से होती है। तो इसलिए मैंने ये चुनाव चिन्ह मैंने रखा, और वो मुझे मिल भी गया, पास भी हो गया। इसलिए मेरा चुनाव चिन्ह हेलमेट है। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।